जाता है, जहां कानून नहीं सिर्फ ताकत का राज चलता है, जहां हर एक कैदी खून से अपनी पहचान बनाता है। इस खौफनाक जेल में कदम रखते ही सब उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिसे कमजोर समझकर पंगा ले रहे हैं, असल में वो उन सब का भी बाप निकलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो कई कैदियों को लेकर सीधे चीन की एक खतरनाक जेल में पहुंचती है। ये कोई साधारण जेल नहीं थी, यहाँ ऐसे क्रिमिनल्स को रखा जाता था जिनका नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते थे। जो कोई भी कैदी कमजोर दिखता उसे बाकी कैदी जिंदा नहीं छोड़ते थे। उसी दिन कुछ नए कैदी इस जेल में लाए जाते हैं और उनमें एक 21 साल का कम उम्र कैदी रिकी भी शामिल था। रिकी को इस जेल में इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से मार डाला था। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उसे यहाँ सिर्फ 5 साल बिताने थे। जैसे ही रिकी जेल के अंदर मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, अचानक रेड अलर्ट बजने लगता है। गार्ड्स तुरंत उसे रोककर उसकी पूरी तलाशी लेते हैं, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी मशीन लगातार यही दिखा रही थी कि उसके शरीर में कहीं लोहे की कोई चीज मौजूद है। इसके बाद गार्ड्स उसे एक्सरे मशीन के सामने ले जाते हैं। मशीन चालू होते ही सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि रिकी के सीने के अंदर पूरी 5 गोलियां फंसी हुई थीं। और हैरानी की बात यह थी कि इतनी गोलियां शरीर में होने के बावजूद वह बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। गार्ड उससे पूछता है कि उसने ये गोलियां निकलवाई क्यों नहीं। रिकी जवाब देता है कि ये गोलियां उसके लिए कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह जेल 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बंटी हुई है। हर ब्लॉक पर एक बेहद खतरनाक कैदी का राज चलता है। ये चारों अपने अपने इलाकों के बादशाह हैं। वे जिसे चाहे सजा देते हैं और जो चाहे वो करते हैं। उनके इलाके में बिना उनकी मर्जी के कोई भी सांस तक नहीं ले सकता। जेल का हर कोना डर, खून और अत्याचार से भरा हुआ था। सुबह होते ही सभी कैदी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी वहाँ वेस्ट ब्लॉक का लीडर सैमुअल आता है। आते ही वह एक बूढ़े कैदी विंग को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि विंग ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। विंग अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बिता चुका था और कुछ दिनों बाद वह जमानत पर छूटने वाला था। इसीलिए उसने अपने बेटे के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाया था, ताकि बाहर जाने के बाद वह अपने बेटे को एक प्यारा सा तोहफा दे सके। लेकिन सैमुअल वह खिलौना छीन लेता है। विंग उससे हाथ जोड़कर खिलौना वापस मांगता है, क्योंकि उसने उसे बड़ी मेहनत से अपने बेटे के लिए बनाया था। लेकिन सैमुअल बिना दया दिखाए उस खिलौने को उसके सिर पर दे मारता है। विंग जमीन पर गिर पड़ता है और खिलौना टूटकर बिखर जाता है। सैमुअल उसे धमकी देता है कि अगर दोबारा उसने उसका कहना नहीं माना तो वो उसे जान से मार देगा। विंग अब अपमान और दर्द से पूरी तरह टूट चुका था। उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वह टूटे हुए खिलौने का एक नुकीला टुकड़ा उठाता है और सैमुअल पर हमला करने दौड़ पड़ता है। लेकिन सैमुअल का एक साथी उसकी टांग अड़ा देता है, जिससे विंग गिर पड़ता है और उसी पल सैमुअल टूटे खिलौने का दर्द से तड़पने लगता है। उसकी चीखें सुनकर एक गार्ड वहां पहुंचता है। विंग को बचाने के बजाय वह सैमुअल से कहता है कि उसे और पीटो, और फिर वहां से चला जाता है। सैमुअल अपने साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक रिकी सामने आ जाता है। वह सैमुअल के पैर पर ऐसी लात मारता है कि उसका चेहरा सीधे नीचे पड़ी नुकीली कीलों पर जा गिरता है। कीलें उसकी एक आंख फोड़ देती हैं। सैमुअल का साथी तुरंत रिकी पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन जैसे ही रिकी उसे घूरकर देखता है, उसके अंदर ऐसा डर बैठता है कि वो और उसके साथी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। सैमुअल किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन अपनी एक आंख हमेशा के लिए खो देता है। अब उसके अंदर रिकी के खिलाफ बदले की आग भड़क उठती है। वह हर कीमत पर उसे मारने की कसम खा लेता है। वहीं सैमुअल का एक चमचा उससे कहता है कि अगर रिकी को खत्म करना है तो उन्हें मैड ड्रैगन की मदद लेनी होगी। मैड ड्रैगन इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी था। वह अपने एक ही हाथ से इंसान की हड्डियां चूर चूर कर देता था। जिसने भी उसे टक्कर ली वह कभी जिंदा नहीं बचा। फिलहाल उसे काल कोठरी में बंद रखा गया था, क्योंकि उसने पिछले ही दिन एक कैदी को बेरहमी से मार डाला था। उसी दिन सैमुअल एक गार्ड से सौदा करता है। वह उसे पैसे देकर कहता है कि बूढ़े विंग से कहो कि अब उसे इस जेल में पूरे 25 साल और बिताने होंगे। गार्ड तुरंत विंग के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी रिहाई कैंसिल हो गई है और अब तुम्हें इस जेल में 25 साल और बिताने होंगे। ये सुनते ही विंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वह अब भी इस जेल में रहा तो सैमुअल उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। विंग रोते हुए गार्ड्स के पैर पकड़ लेता है और उनसे रिहाई की भीख मांगता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने के बजाय उसे पीटते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब विंग पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसी रात वो जेल में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। सुबह होते ही यह खबर पूरी जेल में फैल जाती है। रिकी को भी पता चल जाता है कि जिस बूढ़े आदमी की उसने जान बचाई थी वो अब मारा जा चुका है। जब गार्ड्स उसकी लाश को ले जा रहे होते हैं तब रिकी वहां पहुंचता है। वह विंग के हाथों में लगी हथकड़ियां देखकर गार्ड्स से कहता है कि अब तो उसे आजाद कर दो, क्योंकि अब तो वह
वह मर चुका है, लेकिन गार्ड्स उसकी बात का जवाब नहीं देते। तभी रिकी अपने हाथों से ही उन मजबूत लोहे की हथकड़ियों को तोड़ देता है। फिर रिकी अपनी जेब से वही खिलौना निकालता है जिसे सैमुअल ने तोड़ दिया था और जिसे उसने खुद अपने हाथों से ठीक कर दिया था। वह खिलौना विंग के पास रख देता है ताकि उसकी आत्मा को थोड़ा सुकून मिल सके। विंग की मौत रिकी को अंदर तक तोड़ देती है। उसके अंदर सैमुअल के खिलाफ बदले की आग और भी तेज हो जाती है। अब उसने तय कर लिया था कि वह हर हाल में विंग की मौत का बदला उससे लेकर रहेगा। अगली सुबह सभी कैदी नहाने के लिए आते हैं। रिकी वहीं ही रहा, सैमुअल वहां आकर उसे घूरने लगता है। उसी समय अचानक वो खतरनाक कैदी मैड ड्रैगन भी वहां आ जाता है। वह बिना कुछ कहे सीधे रिकी के चेहरे पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि रिकी हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरता है। लेकिन अगले ही पल रिकी किसी तूफान की तरह उठ खड़ा होता है। वह पूरी ताकत से मैड ड्रैगन के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसका पेट फट जाता है और मैड ड्रैगन मौके पर ही दम तोड़ देता है। यह देखकर सैमुअल बौखला उठता है और वो एक नुकीली कील उठाकर रिकी के हाथ में घुसा देता है। लेकिन रिकी दर्द की परवाह किए बिना उसकी सारी उंगलियों को तोड़ देता है। फिर वह अपना बदला पूरा करने के लिए अपने हाथ को सीधे सैमुअल के पेट के आर पार कर देता है, जिससे सैमुअल वहीं तड़पता हुआ मारा जाता है। ये सब देखकर बाकी कैदियों के होश उड़ जाते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई अकेला आदमी मैड ड्रैगन और सैमुअल जैसे खतरनाक कैदियों को कुछ ही मिनटों में खत्म करता है। तभी गार्ड्स रिकी को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। रास्ते में नॉर्थ ब्लॉक का लीडर नारूमी उसके सामने आता है। वो आया तो रिकी को डराने था, लेकिन अपनी आंखों से मैड ड्रैगन की मौत देखकर उसका इरादा बदल चुका था। अब वह किसी चूहे की तरह डर कर रिकी से दोस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन रिकी बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। सीधे उस काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहां जेल के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। सेल में अकेला बैठा रिकी अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस करता है। यहीं से कहानी हमें उसके अतीत में ले जाती है, जब रिकी एक साधारण स्टूडेंट हुआ करता था। उसके माता पिता पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। एक दिन वह उनकी कब्र पर जाता है जहाँ उसका गुरु मास्टर जियांग उसके सामने खड़ा मिलता है। यही वह व्यक्ति था जिसने बचपन से उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी। मास्टर उससे अपनी ताकत दिखाने को कहते हैं। रिकी पूरी ताकत से उन पर हमला करता है, लेकिन मास्टर एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा देते हैं। फिर वह बताते हैं कि रिकी अभी पूरी तरह मास्टर नहीं बना है, उसके अंदर अब भी एक कमजोरी छिपी हुई है और जब तक वह उसे खत्म नहीं करेगा तब तक वो सच्चा मास्टर नहीं बन सकता। यह सुनकर रिकी उनके पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि वह हर हाल में अपनी कमजोरी दूर करेगा, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। उसी दिन से उसकी कठोर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मास्टर उसे सिखाते हैं कि सबसे पहले उसे अपने दिमाग पर पूरी तरह काबू करना होगा। गुस्सा, नफरत और डर को मन से निकालना होगा। फिर वे उसके सामने एक बड़ा पत्थर रखकर कहते हैं कि पूरे ध्यान और ताकत के साथ इसे तोड़कर दिखाओ। रिकी खुद पर काबू करता है और एक ही वार में उस पत्थर को कागज की तरह चीर देता है। यह देखकर मास्टर उस पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। रिकी उन्हें भी एक एक करके हवा में ही चकनाचूर कर देता है। आखिर में मास्टर सबसे बड़ा पत्थर उठाकर सीधे उसके सीने पर मारते हैं, लेकिन रिकी उसे भी आसानी से तोड़ देता है। अब मास्टर समझ जाते हैं कि और मन पर पूरी तरह काबू करना सीख लिया है और उसे अब और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है, जहां रिकी अपनी कोठरी में शांत बैठा था। कुछ देर बाद एक गार्ड रिकी की कोठरी में आता है और उसे बताता है कि असिस्टेंट वार्डन ने उसे बुलाया है। रिकी को तुरंत उसके ऑफिस में ले जाया जाता है, जहां उसका टेबल खाने से भरा पड़ा था। असिस्टेंट वार्डन का एक हाथ नहीं था, उसकी जगह उसने लोहे के 2 नुकीले कांटों वाले हुक लगवा रखे थे और वह उसी हुक की मदद से आराम से खाना खा रहा था। वार्डन अपने गार्ड को रिकी की पूरी फाइल पढ़ने को कहता है। गार्ड पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा था कि रिकी बचपन से अनाथ था, उसके माता पिता नहीं थे और वह अनाथालय में पला बढ़ा। स्कूल से उसे इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह छोटी सी बात पर भी लोगों की पिटाई कर देता था, जिससे कम उम्र में ही वह एक गैंग के संपर्क में आया और उसी दौरान उसने एक आदमी की हत्या कर दी। इसी अपराध की वजह से उसे इस खतरनाक जेल में भेजा गया था। ये सब सुनने के बाद असिस्टेंट वार्डन धीरे धीरे रिकी के पास आता है और पूछता है कि उसके सीने में 5 गोलियां फंसी कैसे। रिकी मुस्कुराता है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब वार्डन उसे एक तस्वीर दिखाता है। यह तस्वीर उसकी सबसे प्यारी दोस्त केको की थी। रिकी तस्वीर लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वार्डन अपने लोहे के